सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे यूनिट सेकंड के बारे में। इसके पहले हमने क्लास करा हुआ है 2-3। तो इसमें आप सभी स्टूडेंट देखिएगा, यूनिट सेकंड है शिक्षा का इतिहास, राजनीति तथा अर्थशास्त्र, जिसमें आप कुछ क्लासेस कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम थर्ड अध्याय के बारे में बात करेंगे। इसमें पार्ट ए पार्ट बी के हिसाब से लिखा हुआ है। और ये आपका प्रथम अध्याय है, ये सेकंड अध्याय है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो ये जो आपका थर्ड अध्याय है आज की क्लास में, ये थर्ड अध्याय के बारे में हम बात करने वाले हैं। शिक्षा में अर्थशास्त्र की संकल्पना आपको समझ आ रहा होगा, अर्थशास्त्र, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक्स। तो आप सभी स्टूडेंट समझ पा रहे हैं। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको जो है समझना है टॉपिक के अंतर्गत, यानी कि आपको जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे इसके पहले हमने आपको जो है यूनिट आपको प्रथम हमने पूरी कवर करा दिया हुआ है, ठीक है, पढ़ा दिया है। वो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और यूनिट आपकी सेकंड की जो है प्लेलिस्ट हम अलग जो है बना देंगे, ठीक है। यानी कि हर यूनिट की, यानी जो 10 यूनिट आपकी होंगी, 10 यूनिट की प्लेलिस्ट अलग अलग आपको मिलेंगी, एक ही में आपको नहीं मिलेंगी। और यहाँ पे आप सभी देखिएगा, यूनिट जो है सेकंड पार्ट से, यानी कि थर्ड अध्याय आपका हो जाएगा। यहाँ पे जो हम बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा, शिक्षा अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। यह एक सामाजिक विज्ञान है। यह एक समय में शिक्षा और आर्थिक सिद्धांतों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। आधुनिक समय में शिक्षा के द्वारा समाज विकास किस प्रकार हो सकता है, यानी कि बताया गया है कि आधुनिक समय में शिक्षा के द्वारा जो है समाज विकास किस प्रकार हो सकता है। शिक्षा अर्थशास्त्र आर्थिक दृष्टि से विचार करता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे बोला गया है आधुनिक समय में जो है शिक्षा के द्वारा जो है समाज विकास किस रूप से हो सकता है, समाज का विकास जो है किस रूप से किया जा सकता है। शिक्षा अर्थशास्त्र आर्थिक दृष्टि से विचार करता है, यानी कि शिक्षा अर्थशास्त्र जो है आर्थिक दृष्टि से विचार करता है। जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, शिक्षा अर्थ। तो यहाँ पे आप जानिएगा अर्थशास्त्र क्या होता है। तो अर्थशास्त्र के बारे में आप देखिएगा, इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग का अध्ययन किया जाता है। इसको ध्यान से पढ़िएगा आप सभी स्टूडेंट। यानी कि अर्थशास्त्र जो होता है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र शब्द जो है ग्रीक भाषा के शब्द आइकोनोमिया से जो है बना है। याद रखिएगा, जो है ये अर्थशास्त्र शब्द जो है किस प्रकार से बना है, ग्रीक भाषा शब्द से बना है, आइकोनोमिया से बना है। इसका अर्थ होता है पारिवारिक व्यवस्थापन, ठीक है, ये आपका हो जाएगा पारिवारिक व्यवस्थापन। और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अर्थशास्त्र का जो है जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ ने सन 1776 में अपनी पुस्तक जो है लिखी है, ठीक है, यानी कि एडम स्मिथ। सबसे पहले आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। अर्थशास्त्र के जनक कौन है आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि एडम स्मिथ हो जाएंगे। और जो है पुस्तक लिखी है एडम स्मिथ ने, ठीक है, यहाँ से देखिए, यानी कि एडम स्मिथ ने जो है पुस्तक लिखी है, ठीक है। तो पुस्तक कौन सी लिखी है, वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि इंग्लिश में पूछा जाए तो आपको याद रखना है, हिंदी में यदि पूछा जाए आपसे तो भी आपको याद रखना है राष्ट्र की संपत्ति, ठीक है। तो राष्ट्र की संपत्ति हो जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट देख सकते हैं, अर्थशास्त्र संपत्ति का शास्त्र है। यानी कि जो अर्थशास्त्र होता है ये धन का जो है विज्ञान होता है, कह सकते हो अर्थशास्त्र संपत्ति का शास्त्र है। इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। और एडम स्मिथ अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ठीक है, आपको समझ आ रहा है अर्थशास्त्र से, ठीक है। और इसके बाद आप देखिएगा, शिक्षा अर्थशास्त्र का परिचय पहले आपने देखा, अर्थशास्त्र के बारे में आपने पढ़ा। अब आप पढ़ रहे हैं शिक्षा अर्थशास्त्र का परिचय, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, शिक्षा अर्थशास्त्र अध्ययन विश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा शिक्षा पर आर्थिक संसाधनों के सूक्ष्म प्रभाव का भी वर्णन करता है। यानी कि शिक्षा अर्थशास्त्र अध्ययन विश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो है शिक्षा पर आर्थिक संसाधनों और सूक्ष्म प्रभाव का भी वर्णन करता है। प्रत्येक देश उच्च तकनीकी के द्वारा श्रम उत्पादकता के क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करना चाहता है। यानी कि प्रत्येक देश जो है उच्च तकनीकी शिक्षा के द्वारा, यानी कि उच्च तकनीकी टेक्नोलॉजी के जरिए जो है श्रम उत्पादकता के क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करना चाहता है हर देश, हर प्रदेश, ठीक है। शिक्षा के विकास में आर्थिक कारकों के योगदान की विस्तृत चर्चा की जाए और उनका जो है प्रभावी मूल्यांकन किया जाए। अब मेन पॉइंट्स आपका आएगा यहाँ पे, ये आपका जो है आपको पढ़ना है शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण, और आपको पढ़ाएंगे शिक्षा में लागत प्रभावी विश्लेषण। और आज की क्लास में आपको कवर कराएंगे इसमें से एक टॉपिक, शिक्षा का आर्थिक प्रतिफलन क्या होता है, ठीक है। तो इसमें एक हेडिंग आपको पढ़ाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़िएगा, कवर करिएगा और ध्यान रखिएगा, आपको इस प्रकार से पढ़ना है। हमने बताया हुआ है पिछली क्लास में कि आप जो है इस प्रकार से पढ़िए कि आपका जो है नेट क्वालिफाई हो जाए या GRF हो जाए तो और ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा, ये जैसे कि आपने क्लासेस कर ली तो इसका रिवीजन भी करना है। और PYQ
रिवीजन तो आपको करना है, और पीवाईक्यू आपको फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि आपको जो है 2 पेपर एक साथ जो है आपको देने होते हैं 3 घंटे के अंदर, यानी कि फर्स्ट पेपर जो होता है, सेकंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर में जो है आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और इसमें जो है 100 क्वेश्चन आएंगे, जो आपको 3 घंटे के अंदर जो है 150 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है, 3 घंटे के अंदर। तो ये आपको फास्ट क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है, 150 क्वेश्चन। आपके पास बच्चों के पास समय नहीं होता है, मतलब जो है बोलते हैं कि जो है समय नहीं रहेगा, मेरे क्वेश्चन छूट गए, तो आपको जो है पीवाईक्यू रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, फास्ट पीवाईक्यू करिए और अपना जो है ये थ्योरी क्लासेस पढ़िए। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब तक कि आप थ्योरी क्लासेस नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि ये थ्योरी पोर्शन आप पूरा सिलेबस नहीं कवर करेंगे तो आप जो है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कोई भी पीवाईक्यू आप करिएगा तो उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा तो कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, शिक्षा अर्थशास्त्र यह कार्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि इसके बाद देखिए, पश्चिमी विद्वान डेविड रिकार्डो ने शिक्षा के क्षेत्र में निवेश और वित्त पोषण का मूल विचार प्रस्तुत किया है, यानी कि पश्चिमी विद्वान डेविड रिकार्डो ने। इसके बाद देख सकते हैं, सोवियत संघ में सर्वप्रथम शिक्षा अर्थशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में मान्यता दी गई है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री अमेरिकी विद्वान शुल्ज ने भी अपने मानव पूंजी सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षा अर्थशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में स्वीकार किया है। अब आपका मेन पॉइंट आता है जहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट देख सकते हैं, ये आपकी हेडिंग्स हो जाएगी, इसको आप अच्छे से इसको याद करिएगा, कवर करने का प्रयास करिएगा। शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण, तो शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण इंग्लिश भी देख लीजिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस CBA, ठीक है। ये शॉर्ट नेम कहीं सर कोई पढ़ा रहे हो आप पढ़िए, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप समझिएगा, शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण उपयोगितावादी दृष्टिकोण पर आधारित एक ऐसी संकल्पना है जिसके अंतर्गत शिक्षा में लागत और उसके मूल्यांकन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि उसके परिणाम पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह पद्धति सामाजिक लाभों को उद्देश्य के रूप में स्वीकार करती है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, वहाँ से आपको समझ में नहीं आया होगा जो हमने आपको बताया हुआ पढ़ाया, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा, समझ में आएगा। जब हम शिक्षा के क्षेत्र में योजना, परियोजना, निर्णय, कानून, योजना की बात करते हैं, ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे कि शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण के बारे में बात हो रही है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है और आपको धन से संबंधित याद रखना है। जब हम शिक्षा के क्षेत्र में योजना, परियोजना, निर्णय, कानून, योजना की बात करते हैं, जब योजना को चलाया जाता है, उस योजना में हुए आकलन, मूल्यांकन होते हैं। योजना के अंतर्गत जो व्यय होता है, उसका लाभ या जो हानि होती है, वही आपका जो है शिक्षा लागत लाभ विश्लेषण होता है। योजना को बंद करना या उसे शुरू करना या चालू रखना ही लागत लाभ विश्लेषण होता है। तो देखा जैसे कि क्षेत्र में अपनी योजना को बंद करना या शुरू करना या चालू रखना ही लागत लाभ विश्लेषण होगा। आपने यहाँ तक पूरा पढ़ा, आपको समझ में थोड़ा बहुत आया होगा, नहीं आया है तो अभी दोबारा से समझाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, यह मौद्रिक परिणामों पर केंद्रित है। अगला पॉइंट है, यह किसी विशेष समूह की शैक्षणिक आवश्यकताओं की प्राप्ति के निर्धारित मानदंडों की प्रस्तुति करती है। थर्ड पॉइंट, यह शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने की लागतों को कम करके उससे होने वाले लाभों पर ध्यान केंद्रित करती है। तो इसमें ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आपका हो जा रहा है, जिससे कि यानी कि जो आप लागत लगा रहे हैं किसी योजना पे, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में, तो आपको जो है लागतों को कम करके उससे होने वाले लाभों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो यहाँ से हम आपको दोबारा से समझाएंगे, आप सभी स्टूडेंट को समझ में आए। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यह पद्धति यानी कि जो शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण है, तो यह पद्धति सामाजिक लाभ को उद्देश्य के रूप में स्वीकार करती है, यानी कि लाभ होना चाहिए, इस पे जो है फोकस करा गया है इस पे। तो यहाँ पे दोबारा से आप एक नज़र में पढ़िएगा, जब हम शिक्षा के क्षेत्र में योजना, परियोजना, निर्णय, कानून, योजना की बात करते हैं, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट हो गए या कोई अदर पर्सन हो गया, ठीक है, तो जैसे किसी ने विद्यालय खोला या कोई शिक्षा के क्षेत्र में जो है अपना कोई काम योजना शुरू करा, ठीक है, उसका जो है उद्देश्य होगा कि जो है हम जो कार्य कर रहे हैं, जैसे हमने विद्यालय खोला, ठीक है, तो उसमें हमने 1 लाख रुपया लगा दिया, ठीक है, और 1 लाख रुपया लगाया और हमारा उद्देश्य है कि हमको 2 लाख रुपये प्राप्त हो जाएँ, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका लागत लाभ विश्लेषण, ठीक है, शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण हो जाएगा, ठीक है, शिक्षा में। तो इस प्रकार से आप सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं, जैसे कि आपने 1 लाख रुपया लगाया शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे कॉलेज खोला या ट्यूशन खोल लिया या कोचिंग सेंटर खोला, कुछ भी अपने शिक्षा के क्षेत्र में योजना परियोजना जो बनाया, और उसमें आपका जो है उद्देश्य हो गया, लक्ष्य हो गया कि हमको 2 लाख रुपये उससे जो है प्राप्त करने हैं, उद्देश्य आपका रहा, गोल रहा, आपका लक्ष्य रहा। तो ये आपका शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे।
जब योजना को चलाया जाता है, उस योजना में हुए आकलन मूल्यांकन, जो भी हमने आपको बताया कि आपको जो है 2 लाख रुपया प्राप्त हो, यानी कि 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा आपको मिले। 1 लाख रुपया आपने लगाया और 1 लाख रुपया आपको एक्स्ट्रा मिले। उस योजना में हुई आकलन मूल्यांकन, योजना के अंतर्गत जो व्यय होता है, यानी कि जो व्यय होता है उसका लाभ जो हानि होती है, यही आपका हो जाएगा। ठीक है, और आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप 2-3 बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक पॉइंट आप पढ़िएगा और एक पॉइंट ये पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आपके लिए समझना भी ज़रूरी है। मेन पॉइंट सही है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है जो कोई कार्य आपने करा और उसमें जो है आपने लाभों पर ध्यान केंद्रित करा, यानी कि लाभ हो आपको। और इसके बाद जो है शिक्षा में लागत प्रभावी विश्लेषण क्या होगा, तो इसका उल्टा आपका हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस CEA, यानी कि शिक्षा में लागत प्रभावी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से यहाँ से आपको मेन पॉइंट्स के तौर पे हम बताते चलते हैं आपको। सबसे पहले सरकार द्वारा, जिससे कि सरकार द्वारा कहिए या आप खुद ही, ठीक है, सरकार द्वारा कोई परियोजना चलाई गई, ठीक है, सरकार द्वारा कोई परियोजना चलाई गई, उसका लाभ जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी ने कितना सीखा और ज्ञान में वृद्धि कितना, यानी ज्ञान में कितनी वृद्धि हुई, ठीक है, कितनी वृद्धि हुई, ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यय हुआ उससे विद्यार्थी को लाभ हुआ, ज्ञान में वृद्धि हुई से है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप सभी स्टूडेंट समझिएगा। जैसे कि हमने आपको बताया, यहाँ पे सरकार द्वारा कोई योजना परियोजना चलाई गई, ठीक है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जैसे स्कूल कॉलेज खोला गया, तो उसका मतलब होता है कि बच्चों को कितना समझ में आया है, कितना समझ में नहीं आया है, मतलब शिक्षा अच्छी से मतलब प्राप्त करा है बच्चों ने कि नहीं प्राप्त करा है, और ज्ञान में कितनी वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, ये पॉइंट से आपका ज्ञान में वृद्धि से मतलब होता है कि जैसे कि सरकार द्वारा कोई योजना परियोजना जैसे बनी, तो उसका जो उद्देश्य होता है, जो योजना बनाई जाती है या परियोजना, कोई भी जो योजना परियोजना हो, तो उसका जो उद्देश्य है, तो वो जो है बच्चों को, स्टूडेंट को, या उसका जो योजना के तौर पर जो बनाई गई, तो उसका लक्ष्य जो है उसको मिल पा रहा है बच्चों को कि नहीं मिल पा रहा है, ये मतलब होता है। और जैसे कि यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यय हुआ उससे विद्यार्थी को लाभ हुआ, ज्ञान में वृद्धि हुई से, मतलब पैसे कमाने से मतलब नहीं होता कि जैसे कि पैसे कितना लाभ कमाया, जैसे कि 1 लाख रुपया लगा दिया गया, ठीक है, इस प्रकार से समझिए। जैसे कि इसके पहले हमने आपको बताया शिक्षा लागत लाभ विश्लेषण, तो जब आपने 1 लाख रुपया लगाया शिक्षा के क्षेत्र में, कोई योजना बनाई, जैसे कोचिंग सेंटर हो गया या कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, कुछ भी आपने चलाया, ठीक है, योजना के क्षेत्र में आपने पैसा 1 लाख रुपया लगा दिया और आपने सोचा आपको 2 लाख रुपये मिल रहा है, तो वो लागत लाभ विश्लेषण हो गया, यानी एक्स्ट्रा आपको 1 लाख रुपया मिला, यानी टोटल 2 लाख। इसमें ये होता है कि आपको जो है आपने 1 लाख रुपया लगाया और आपको जो है ये नहीं है कि आपको जो है 2 लाख रुपये मिलेगा, ठीक है, इसमें ये आपका उद्देश्य हो जाता है, लक्ष्य हो जाता है कि बच्चों को कितना समझ में आया। यहाँ से देख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी ने कितना सीखा, यानी कि कितना सीखा, जो ज्ञान दिया गया वो कितना सीखा है और कितनी वृद्धि हुई है ज्ञान की, मतलब ये लागत से मतलब नहीं है कि इतना जो है प्राप्त हो। वैसे आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा। जैसे कि उसमें हमने आपको शिक्षा लागत लाभ विश्लेषण में बताया, तो उसमें सरकार जैसे हो गई कोई योजना या परियोजना चलाई, तो उसमें जो है लाभ कमाना नहीं है, ठीक है, और इसमें जो है लाभ कमाना हो गया है। यहाँ पे इसमें ध्यान दीजिएगा, सॉरी, इसमें उसमें लाभ कमाना था, इसमें जो है लाभ कमाना नहीं है, मतलब जो लक्ष्य उद्देश्य वो पूरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है सरकार द्वारा, ठीक है। ये तो जैसे कि बता चुकी हूँ मैं कि 1 लाख रुपये आपने खर्चा किया शिक्षा के क्षेत्र में, योगदान मतलब जो आपने कोचिंग सेंटर कुछ भी आपने बनाया चलाया, ठीक है, तो आपने जो व्यय किया तो उससे विद्यार्थी को लाभ कितना हुआ, ये बात रखा गया है इसके अंतर्गत। आप इस पॉइंट को भी आप जो है यहाँ से यहाँ तक पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना सीखा गया, ज्ञान में वृद्धि, ये पॉइंट्स अलग करके पढ़िएगा, कितनी वृद्धि हुई, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, यह गैर मौद्रिक परिणामों पर केंद्रित है। यह विश्लेषण समाज के किसी वर्ग विशेष की शिक्षा संबंधी जरूरतों उनकी पूर्ति के लिए निश्चित मानदंड प्रस्तुत करता है, जरूरतों के लिए जो है मानदंड प्रस्तुत करता है और व्यवहारिक प्रभाव का आकलन और मूल्यांकन करता है। वर्तमान और भविष्य के लिए शिक्षा योजना की रूपरेखा तैयार करने का कार्य लागत प्रभावी विश्लेषण के द्वारा किया जाता है। तो ये जो होता है शिक्षा में लागत प्रभावी विश्लेषण, तो वर्तमान और भविष्य में, जैसे कि वर्तमान जो चल रहा है और भविष्य में जो है शिक्षा योजना, यानी कि इसी के आधार पर जो है रूपरेखा तैयार करी जाती है, लागत लाभ विश्लेषण के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद आप यहाँ पे और मेन पॉइंट्स आपका एक है, यहाँ पे आप एक नज़र में इसको देखिएगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट देखिएगा। तो यहाँ पे ये भी आपका ये लिखा हुआ है, इसे शिक्षा में जो है अर्थशास्त्र की संकल्पना, ठीक है, यानी 3rd अध्याय आपका है, तो वही है, आप देख सकते हैं शिक्षा का आर्थिक प्रतिफलन। तो शिक्षा का आर्थिक प्रतिफलन आप देख सकते हैं इकोनॉमिक रिटर्न्स ऑफ एजुकेशन, तो इसके अंतर्गत आपको जो है 4th हेडिंग्स आपकी होंगी, एक आपका संकेतन सिद्धांत है, एक मानव पूंजी सिद्धांत हो जाएगा, और एक आपका 3rd है सूक्ष्म एवं जो है स्थूल स्तर शैक्षिक वित्त व्यवस्था हो जाएगा, यानी कि माइक्रो और मार्को, इसको स्थूल बोलते हैं।
और शैक्षिक वित्त व्यवस्था की अवधारणा। तो आज की क्लास में हम आपको संकेतन सिद्धांत के बारे में बता देंगे इसी में, ठीक है। 3 टॉपिक आपके हो जाएंगे जो आप आज की क्लास में पढ़ रहे हैं। तो इसमें देख सकते हैं शिक्षा का आर्थिक प्रतिफलन। तो आप सभी स्टूडेंट शब्दों से आप समझने का प्रयास करिएगा। आर्थिक धन का जो विज्ञान है, ठीक है, प्रतिफलन रिटर्न्स, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। शिक्षा शास्त्रियों का एक वर्ग मानव पूंजी के प्रतिफलन को स्वीकार करता है। तो यानी कि इसमें बताया गया है शिक्षा शास्त्रियों का एक वर्ग जो होता है मानव पूंजी के प्रतिफलन को स्वीकार करता है और दूसरा वर्ग जो मानव पूंजी के संकेतन सिद्धांत को जो है स्वीकार करता है, ठीक है। इस प्रकार से आप समझिएगा। यहाँ से देखिएगा, शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में विद्वानों के 2 वर्ग बन गए। यानी कि शिक्षा शास्त्र का एक वर्ग जो है मानव पूंजी सिद्धांत हो जाता है प्रतिफलन, एक हो जाता है मानव पूंजी संकेतन सिद्धांत हो जाता है। तो यहाँ पे भिन्न भिन्न सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। यहाँ से देखिएगा, वर्ग बन गए 2 वर्ग, एक वर्ग हो गया यहाँ पे संकेतन होगा, जो भिन्न भिन्न सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। ये सिद्धांत संकेतन सिद्धांत यानी ये देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है मानव पूंजी सिद्धांत, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। तो ये 2 हो गए। अब ये 2 संकेतन सिद्धांत आपको पढ़ने हैं, मानव पूंजी सिद्धांत, यहाँ से आप समझ सकते हैं। यानी कि शिक्षा विद्वानों के अनुसार जो है ये 2 सिद्धांत, ठीक है। यहाँ से आप सभी स्टूडेंट जो है समझने का सभी स्टूडेंट प्रयास करिएगा। दिखेगा नहीं यहाँ से देखिएगा, मेन पॉइंट से आपको ये पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। यहाँ से तो संकेतन सिद्धांत से आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से इंग्लिश अपने आप से पढ़िएगा, हमको तो आती नहीं, ठीक है। संकेतन सिद्धांत यहाँ से देख लीजिएगा और संकेत से आपको समझ में आ रहा होगा क्या इसके अंतर्गत जो है सिद्धांत के अंतर्गत जो है बात करा जा रहा है। इसके अंतर्गत इस सिद्धांत के अंतर्गत इस सिद्धांत के अनुसार उच्च शिक्षा, यहाँ से नहीं बताएंगे, ठीक है। एक नज़र में देख सकते हैं थोड़ा बहुत। इस सिद्धांत के अनुसार उच्च शिक्षा मानव पूंजी का केवल संकेतन करती है, ठीक है। संकेतन करती है, संकेत से आपको समझ आ रहा होगा मानव पूंजी उच्च शिक्षा, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद करते चलना है और इसको पढ़ेंगे नहीं, यहाँ से पढ़ के हम बताएंगे आपको, ठीक है। ये तो संकेतन सिद्धांत को मानने वाले विद्वानों का मानना है, ठीक है। यानी कि विद्वानों के अनुसार 2 जो है वर्गों में बटा हुआ है पूंजी सिद्धांत, ठीक है। तो एक मानव संकेतन सिद्धांत हो गया, एक मानव पूंजी सिद्धांत हो गया। तो संकेतन सिद्धांत को मानने वाले विद्वानों का मानना है कि जब कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है और तत्पश्चात कोई डिग्री प्राप्त करता है तो वह डिग्री तो यह डिग्री इस बात का संकेत है कि वह व्यक्ति श्रम बाजार में उच्च उत्पादक क्षमता रखता है। आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा कि जैसे कि इसमें बताया जा रहा है संकेतन, जब कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है, जैसे कि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि नेट क्वालिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं और तत्पश्चात कोई डिग्री प्राप्त होती है और आपको नेट की डिग्री प्राप्त हो जाती है, तो यह डिग्री इस बात का संकेत करती है, यानी कि आपकी नेट की डिग्री यह बात का संकेत करती है कि वह व्यक्ति श्रम बाजार में मार्केट में जो है उच्च उत्पादक क्षमता रखता है। यानी कि आप जो है एक हायर एजुकेशन आपने जो है शिक्षित हो गए, आपने शिक्षा प्राप्त करी है, तो आप जो है अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाएंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, तो आप जो है अच्छी सैलरी पाएंगे। तो कहने का मतलब ये हो जा रहा है इसके अंतर्गत, जैसे कि, ठीक है। और जो है आप जो है क्या कहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, ठीक है। तो आप जो है 1 लाख प्लस सैलरी पाएंगे। तो ये मार्केट में जो है आप उच्च उत्पादक क्षमता रखते हैं। तो ये संकेत कर रहा है यानी कि आपकी डिग्रियों को, ठीक है। यानी कि जो आपको शिक्षा ग्रहण करते हैं और डिग्री प्राप्त करते हैं, डिग्री इस बात का संकेत है कि वह व्यक्ति श्रम बाजार में उच्च उत्पादक क्षमता रखता है। यहाँ से देखिएगा, संकेतन सिद्धांत के समर्थक अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए इस शीप्सकिन प्रभाव की चर्चा करते हैं। तो ये पॉइंट्स आपके लिए नहीं ज़रूरी है, जो ज़रूरी है उसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ से देखिएगा, इसके अनुसार उच्च शिक्षा, यानी कि आपने यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके अनुसार उच्च शिक्षा यानी कि संकेतन सिद्धांत में इसमें बताया गया है, इसके अनुसार उच्च शिक्षा द्वारा प्रमाण पत्र शिक्षा प्राप्ति के बाद उच्च शिक्षा द्वारा प्राप्त, यहाँ से देखिएगा, प्रमाण पत्र शिक्षा प्राप्ति के बाद एक प्रभावी उपागम के रूप में कार्य करता है। यह इस बात का संकेत करता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति की उत्पादन क्षमता उन सभी व्यक्तियों से अधिक होगी जिन्होंने इस प्रकार की उच्च शिक्षा और उसका प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त करा। तो जैसे कि जिन बच्चों ने, जैसे कि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, और आप एलिजिबल हो जाएंगे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। और जो बच्चे नेट नहीं करा हुआ है, पीजी किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है, स्नातक या परास्नातक, तो वो जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि तो आपने हाई एजुकेशन जो है शिक्षा प्राप्त कर ली है। तो इसी में यही बताया गया है कि आप जो है उनकी तुलना में आप ज़्यादा जो है प्रभावी हैं, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं जो स्टूडेंट ज़्यादा प्राप्त किए होते हैं, जो डिग्रियाँ ज़्यादा प्राप्त किए होते हैं, तो उनको समाज में मान सम्मान भी मिलता है और जो है अच्छा जो है सैलरी भी मिलता है, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से पढ़िए, यहाँ से समझ में आएगा। उच्च शिक्षा द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र शिक्षा प्राप्ति के बाद, यानी कि प्रमाण पत्र जब आपको मिल जाता है तो आपको जो है
सैलरी भी अच्छी मिलती है, यूनिवर्सिटी में जाते हैं या पढ़ाने, या आपको समाज में मान सम्मान भी मिलता है। प्राप्ति के प्रभावी उपागम के रूप में कार्य करता है। यह इस बात का संकेत करता है, यानी कि जब आप प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेते हैं, जैसे नेट की डिग्री आपने प्राप्त कर लिया, प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा, तो जो है आपको उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति की उत्पादन क्षमता, ठीक है, उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति की उत्पादन क्षमता उन सभी व्यक्तियों से अधिक होगी। जैसे कि हमने अभी बताया, सभी स्टूडेंट या जो टीचर्स होंगे, ठीक है, तो उनसे सबसे अधिक आपकी जो है आय उन सभी व्यक्तियों से अधिक होगी जिन्होंने इस प्रकार की उच्च शिक्षा और उसका प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त किया, जैसे कि यूजीसी नेट का ये जो हम आपको बता रहे हैं, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है टीचर बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप जो है अधिक पैसा जो है आपको सैलरी मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर में। और जिन्होंने जो है क्या कहते हैं स्नातक और बीएड वगैरह जो करा हुआ है, तो उनकी सैलरी कम होती है, यानी कि जो आपने प्रमाण पत्र जो हासिल करा है तो वो आपका अधिक मान्य है, मतलब उच्च शिक्षा को संकेत करती है, संकेतन सिद्धांत, ठीक है। इसमें यही बात पे फोकस किया गया है। यह सिद्धांत उच्च शैक्षणिक डिग्री को ही योग्यता का एकमात्र आधार मानता है, यानी कि ये जो संकेतन सिद्धांत है, तो इसमें यह बताया गया है यह सिद्धांत उच्च शैक्षणिक डिग्री को ही योग्यता का एकमात्र आधार मानता है। इसके अनुसार वह व्यक्ति जो उच्च शिक्षा प्राप्त में कई वर्ष व्यतीत करता है किंतु डिग्री प्राप्त करने में असफल रहता है, तो जैसे कि किसी व्यक्ति ने नेट क्वालिफाई नहीं कर पाया है, वो असफल रहता है, ठीक है, डिग्री प्राप्त करने में असफल रहता है, वह श्रम बाजार में अधिक उत्पादन क्षमता नहीं रखता है। इसमें ये बात कराई गई है, जैसे कि कई साल 10 साल 4 साल 5 साल में नेट क्वालिफाई नहीं कर पाया तो असफल हो गया, तो वो जो है बाजार में अधिक उत्पादन क्षमता नहीं रखता है, वो जो है असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएगा, ना ही यूनिवर्सिटी में प्राइवेट भी नहीं पढ़ा पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई सिद्धांत के अंतर्गत आप समझने का प्रयास करिएगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति जितनी जल्दी अपने शैक्षणिक कोर्स को पूरा कर डिग्री प्राप्त करता है, वह उतनी ही अधिक उत्पादन क्षमता रखता है, ठीक है। इस प्रकार कोई व्यक्ति अपने शैक्षणिक कोर्स के दौरान जितना कम असफल होता है, वह उतना ही अधिक उत्पादन क्षमता रखता है। स्पष्ट है कि शिक्षा का संकेतन सिद्धांत उच्च शिक्षा प्राप्त के दौरान व्यतीत किए गए वर्षों से कोई संबंध नहीं होता है, यानी कि वर्षों से कोई संबंध नहीं होता है। आपने जैसे कि आपने लगातार आपने पढ़ाई करी, आपने जो है गैप तो नहीं लिया, तो आप जो है जल्दी जल्दी आपने जो है कोर्स कंप्लीट कर लिया और आप जल्दी एलिजिबल हो गए, ठीक है, और आप जो है क्वालिफाई करते चले गए, ठीक है। यदि अंतिम निष्कर्ष के रूप में डिग्री प्राप्ति नहीं हुई, तो इस प्रकार यह केवल उच्च शिक्षा में प्राप्त डिग्री को ही महत्वपूर्ण मानता है। आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। और इसके बाद इसमें देख सकते हैं, इसको भी एक नज़र में देख ही लीजिए आप सभी स्टूडेंट। ये जो मानव पूंजी सिद्धांत होता है, ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि जिससे कि जो पर्सन जो है स्किल पे फोकस करा गया है इसमें। जैसे कि आपने कोई स्किल सीख ली, ठीक है, और जो है आपने स्किल सीख ली, तो आपने जो है क्या कहते हैं मार्केट में, यानी कि श्रम बाजार में जो है आप उत्पादकता रखते हैं, ठीक है, अधिक। पढ़ करके बता दें, उदाहरण के तौर पे यहाँ से आप देख सकते हैं, भारत में आईआईटी के पास इंजीनियर डिग्री धारकों को अन्य की तुलना में उच्च उत्पादकता युक्त माना जाता है। यानी कि जैसे कि आपने जो डिग्रियाँ प्राप्त करी हैं, यूजीसी नेट वगैरह जो कुछ भी है, उससे ये इसमें बताया गया है। उदाहरण के आईआईटी के पास इंजीनियरिंग डिग्री धारकों को अन्य की तुलना में उच्च उत्पादकता युक्त माना जाता है, क्योंकि यह स्वीकार किया जाता है कि आईआईटी की शैक्षणिक गुणवत्ता अन्य कॉलेजों से अधिक है, यानी कि आईटीआई जो है ये गुणवत्ता इसकी अधिक मान्य है, ठीक है, ये बताए गए हैं। और यहाँ पे पढ़ने समझिएगा, यहाँ पे पढ़ के आप सभी स्टूडेंट समझ लीजिएगा। ये मतलब फोकस नहीं करता है शिक्षा पे, ठीक है, यानी कि उच्च शिक्षा पे फोकस नहीं करता है, ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से समझिएगा। यह सिद्धांत शिक्षा को पूंजी निवेश के रूप में स्वीकार करता है। उच्च शिक्षा से संबंधित अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों, नीतियों, प्रोग्रामों आदि के द्वारा जो है श्रम बाजार में उत्पादकता बढ़ती है। तो ये इसमें बात करा गया है कि जो है अनुसंधान, विकास कार्यक्रमों, नीतियों हो गया, प्रोग्राम हो गया आदि के द्वारा जो है श्रम बाजार में उत्पादकता बढ़ती है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किया गया आर्थिक निवेश अनंत आर्थिक समृद्धि के रूप में सामने आता है। प्रारंभ में शिक्षा की मात्रा और उसमें किए गए आर्थिक निवेश को ही उच्च उत्पादन क्षमता का पर्याय माना जाता है, किंतु आधुनिक मान्यता शिक्षा की मात्रा और आर्थिक निवेश के साथ साथ गुणवत्ता को भी उच्च श्रम उत्पादकता के मानदंड के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी कि इसमें डिग्री को महत्व नहीं दिया गया है, इसमें आपके स्किल को महत्व दिया गया है कि आपके पास जितनी अच्छी स्किल्स होगी आप उतना जो है मार्केट में जो है श्रम उत्पादकता कर सकते हैं। तो ये इस पर फोकस करा गया है। आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। और आपको इस प्रकार से समझना है कि आप क्वेश्चन को जो है पेपर में सॉल्व कर ले जाएँ, ठीक है, इतना आपको पढ़ना है। इसके बाद तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है और रिविजन करते रहना है। और मैंने आपको जो है पढ़ने का तरीका बताया हुआ है, तो आपको जो है ये अक्टूबर मंथ चल रहा है, तो इसमें भी एक बार आप जो है पूरा सिलेबस आप रिवीजन कर सकते हैं और नवंबर में भी अपना जो है रिवीजन कर सकते हैं सिलेबस को, यानी कि 2 बार आप जो है इसको पढ़िए और इसके बाद जो है दिसंबर में आप जो है इसको रिवीजन करिए, ठीक है, और एंड PYQ करिए। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको समझ में आएगा। इसके बाद ये डिफरेंस इसमें बताया गया है, नहीं समझ में आया है तो डिफरेंस में भी आप समझ सकते हैं आप सभी स्टूडेंट। ये सब जो हमने आपको पढ़ाया हुआ है यहाँ से देख सकते हैं। इस प्रकार का संकेतन सिद्धांत आर्थिक विकास में योगदान हेतु केवल व्यक्ति के उच्च शैक्षणिक डिग्री को महत्व देता है। यानी कि जैसे कि हमने बताया संकेतन सिद्धांत जो है केवल व्यक्ति के उच्च शैक्षणिक डिग्री को महत्व दिया गया है, जबकि मानव पूंजी सिद्धांत शैक्षणिक दक्षता जो आपकी योग्यता हो गई, स्किल हो गया, ठीक है, शिक्षा निवेश के आधार तथा निवेश के रूप में या प्रकार के महत्व को जो है
देता है, महत्व देता है। वर्तमान में डिग्री के साथ दक्षता होना आवश्यक है, यानी कि स्किल होना आवश्यक बताया गया है, वर्तमान में होना चाहिए। ये तो आप सभी स्टूडेंट जान ही रहे हैं। और ये पॉइंट्स आपका रह गया, तो इसमें यहाँ से एक नज़र में आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से भी पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ से आप थोड़ा आपको समझा दें, भारत में शिक्षा वित्त के स्रोत क्या होते हैं। तो एक बाह्य स्रोत होता है, एक जो है आंतरिक स्रोत होता है, जिसे घरेलू जो है स्रोत बोलते हैं। घरेलू मतलब डोमेस्टिक, ठीक है। और ये बाह्य स्रोत हो गया घरेलू स्रोत। तो यहाँ से देखिएगा, ये एक निजी होता है, एक लोक होता है। लोक के अंतर्गत यहाँ पे आप देख सकेंगे, पब्लिक के अंतर्गत ये एक सरकारी, एक अर्ध सरकारी। सरकारी से आपको समझ आ रहा होगा, जैसे कि आपकी वैकेंसी जाती है केंद्रीय और राज्य, ठीक है। GIC हो गई जिससे वैकेंसी, और PGT वैकेंसी, एडेड कॉलेज जिसे आप बोलते हैं। सॉरी नहीं, ये वो नहीं होगा, अर्ध सरकारी इसमें होगा एडेड कॉलेज, ठीक है। जो PGT की वैकेंसी जाती है ये तो गवर्नमेंट ही होगी, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको एक नज़र में देख लेने हैं और अपना रिवीजन भी करते रहना है आप सभी स्टूडेंट को। और आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। और हमने आपको जो है फर्स्ट अध्याय पढ़ा दिया, सेकंड अध्याय पढ़ा दिया, थर्ड अध्याय भी हमने आपको कवर करा दिया है। अगले क्लास में मिलते हैं फोर्थ अध्याय के साथ। और आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें और मिलते हैं अगली क्लास में।